दोस्तों नमस्कार। तो मेंस आंसर राइटिंग का ये तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आज तीसरे क्वेश्चन पे बात होगी। ज़्यादा अब नहीं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा गाइडेंस में 2 लेक्चर में आपको मिल चुका है कि आपको लिखना कैसा है। अब आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है कि अगर इस तरीके से पूछा जाए तो हमें क्या लिखना चाहिए, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो हमें क्या लिखना चाहिए। वो सीपीसी का वो नोट्स वाला फॉर्मेट भी है अपने पास, नोट्स खोलना है जो। ठीक है, डन। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, बात संसद करने के स्थान के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे क्वेश्चन आता है समझिए। कोई बात किस न्यायालय में किया था या किस स्थान पर दायर किया जाना चाहिए, इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई सूट है तो किस कोर्ट में करना चाहिए और किस स्थान पर फाइल किया जाना चाहिए। इंदौर और भोपाल वाला एग्जांपल आप लोगों को फाउंडेशन बैच में दिया था, याद रखना बस उसको। देखो, अब बात करते हैं कि ये लिखाएंगे कैसे, क्योंकि पूरा चैप्टर है आपका वाद करने के स्थान के बारे में। पूरा चैप्टर 15 से लेके कहाँ तक, 25 तक जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। स्थान के बारे में आपका 26 बोल देता है, जो हम ऑर्डर 4 के साथ भी पढ़ते हैं उसको डील कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए इसको पूछा क्या गया है। ये पूछा ये है कि किस न्यायालय में। अब वो न्यायालय बताएगा कौन? सेक्शन 15 बताता है कि भैया लोवेस्ट कोर्ट होना चाहिए, है कि नहीं है। फिर सब्जेक्ट मैटर वेयर सिचुएटेड है तो उस स्थान पे दायर किया जाना चाहिए, ये 16 बता देता है। अनसर्टेनिटी के बारे में बात होती है तो 18 बता देता है। बताता कि नहीं बताता? ऐसे ही डिफरेंट जुरिडिक्शन की अगर बात होती है तो 17 बता देता है। कंपनसेशन और उसके बात होती है, प्रतिकर और जुर्माने के बारे में बात होती है, शरीर और संपत्ति की जब हानि होती है उसके बारे में बात होती है तो 19 बता देता है। अदर जुरिडिक्शन के बारे में 20 आपको बता ही देता है ना। तो मतलब अगर पूरा अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हमसे पूछना ये चाह रहा है कि हम 15 से लेके 20 तक का अच्छे से प्रॉपर एक आंसर बना लें। चलो, बाकी भी आएगा, देखते हैं आप। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से 20 तक उन नियमों का उल्लेख किया गया है जो बताते हैं कि वाद कहाँ संचित किया जाना चाहिए, किस न्यायालय में किया जाना चाहिए। अभी ये नहीं बता रहा, अभी हमने ये लिखा। चलो आगे बढ़ो, ये आ गया कि न्यायालय जिसमें वाद संचित किया जाए, किस कोर्ट में करना है? हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संचित किया जाएगा जो विचारण करने के लिए सक्षम है। मतलब कोई भी कोर्ट है वो ट्रायल करने के लिए अगर कॉम्पिटेंट है तो आप सबसे लोवेस्ट कोर्ट में क्या लगा दो, वो सूट लगा दीजिए। मतलब आपको एज इट इज क्या लिखना है, सेक्शन 15 लिखना है, नो डाउट। आगे बढ़ जाओ 16 पे। मतलब मेरा मानना यह है कि आपको डायरेक्ट आप देखना, आप पैटर्न देखना है इसका, है ना। बिल्कुल मन की भाषा है नहीं है, ना जमाने भर की चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं। डायरेक्ट है, डायरेक्ट को थोड़ा बहुत खींचातानी अगर देखने मिल गई तो मिल गई, बाकी नहीं मिलेगी। देखो, वादों का वहां संचित किया जाना जहां विषय वस्तु है, स्थावर संपत्ति के संबंध में बात होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा, स्थावर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में बात होती है। क्या बोला, किसी विधि द्वारा भेद धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए विवाद जो, मतलब ये बात करता है आपकी पिक्यूनरी लिमिट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? पिक्यूनरी के बारे में और आपके लिमिटेशन के बारे में, कि उनके भीतर अगर रहते हुए अगर कोई वाद लगाना है तो आपको 5 चीजों पे बात करनी पड़ेगी। ए, क्या बात कर रहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका कोई रेंट है, अगर उसके कोई प्रॉफिट है, उसके सहित भी, रेंट के सहित या प्रॉफिट के सहित या रहित, मतलब विद और विदाउट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रत्युत्तरण के लिए, प्रत्युत्तरण का मीनिंग होता है आपका रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है आपका रिकवरी, मतलब वापसी के लिए। किसके लिए लगाएंगे हम? वापसी के लिए। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, वहां से कोई लाभ कमाता है, भले लाभ नहीं कमाता है तब भी उसके रेस्टिट्यूशन के लिए हम कोई जो सूट लगाते हैं वो वहीं लगाएंगे जहां उसकी सब्जेक्ट मैटर, वहां जहां वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर रिमूवल प्रॉपर्टी के विभाजन के लिए अगर लगाना है, जहां पे भैया प्रॉपर्टी है और यहाँ पे पार्टीशन कराना है, वहां पे हम छूट लगा सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि रिमूवल प्रॉपर्टी की बंधक की या उस पर भाग की दशा में पूर्वबंध विक्रय, या मतलब जो आपका टीपीए में चलता है, मॉर्गेज हुआ, फोरक्लोजर हुआ, जो आपका और आपका और क्या लिखा है, हाँ, रिडम्पशन हुआ, इसके संबंध में अगर कोई प्रॉपर्टी वहां पे जो सिचुएटेड है वहां पे हम क्या लगाएंगे, सूट लगा देंगे। स्थावर संपत्ति के किसी अन्य अधिकार हित के अवधारण के लिए किसी अन्य इंटरेस्ट का अवधारण करना है तो उसके लिए भी हम क्या लगा देंगे, सूट लगा देंगे। और ये बोल रहा है कि करस्तंभ कुर्की के लिए वस्तुतः जंगम संपत्ति, अब वो ये बोल रहा है मूवेबल के बारे में। लास्ट वाला पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है?
कि स्थावर संपत्ति के लिए, दोष के लिए, प्रतिकर के लिए, लेकिन कुर्की के लिए वस्तुतः जंगम संपत्ति के प्रतिधर्म के लिए उस अन्य न्यायालय में किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर वह स्थानीय स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। मतलब कुल मिलाकर अगर इन 5 पॉइंटों को याद करना है तो आपको कैसे याद करना पड़ेगा? पहले याद करना पड़ेगा पोजीशन से। दूसरे में कैसे याद करना पड़ेगा? पोजीशन से अगर कोई रेंट ले रहा है, नहीं ले रहा है, इसके बारे में बात करी है। दूसरे वाले में किसके बारे में बात करी है? पार्टीशन, विभाजन के बारे में ना, पार्टीशन के बारे में बात करी है। तीसरे वाले में किसके बारे में बात करी? 3 चीजें दिख रही, टीआईपी, मॉर्गेज, रिडम्पशन और फोरक्लोजर, प्रोबंध, मोचन और बंधक, इसके बारे में। चौथे बारे में किसके बारे में बात करी है? अधिकार मतलब इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बात करी गई है कि आपका राइट और अदर इंटरेस्ट भी अगर क्रिएट है तो उस प्रॉपर्टी से जहां पे भाई सिचुएटेड है उसके बारे में बात करी गई। और इसके बाद किसके बारे में बात करी गई है? अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कोई आप मान के चलो कंपनसेशन लगता है उसके बारे में कि उसका आपको रिकवर करना है। और अगर उससे कोई अटैचमेंट कर लिया या मूवेबल प्रॉपर्टी की रेस्टिट्यूशन के लिए अगर लगाना है तो प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है वहां पे क्या लगेगा? इसका सूट लगा सकते हैं। क्लियर बात है ना? एबीसीडी याद होने की कोशिश हुई ना कि ए वाले में क्या है? ए वाले में पोजीशन है, बी वाले में पार्टीशन है, सी वाले में टीआईपी है, जो डी वाले में आपका अदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट है और ई वाले में आपका कंपनसेशन के बारे में बात करता है। क्लियर है ना? क्लियर क्लियर क्लियर, डन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ इधर पे आ गए थे, स्थित है। परंतु प्रोवाइजो है इसका। प्रोवाइजो ये बोलता है डिफेंडेंट के द्वारा यह निमित्त पारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्त के लिए उस न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जिसे अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी वास्तव में निवास करता है। अब इसके बाद एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है कि अगर भैया डिफेंडेंट के द्वारा अगर कोई निमित्त पारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष किया ऐसी संपत्ति के प्रति दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वाद दायर, मतलब ये बोल रहा है कि डिफेंडेंट के द्वारा अगर कोई सूट लगाया जाता है कोई रिलीफ के लिए या अनुतोष की प्राप्ति के लिए तो फिर कहाँ होगा? तो ये बोल रहा है जहां पे डिफेंडेंट निवास करता है वहां होगा। दूसरा बोल रहा है जहां पे डिफेंडेंट कारोबार करता है, बिजनेस करता है, वर्क करता है और यहाँ पे वो गेन करता है मतलब अभिप्राप्त करता है वहां पे होगा। क्लियर बात है ना? ये क्लियर। अब इसी में अभी और भी है क्योंकि हमें पूरा डील करना है इसको, तो 17 भी ले आए। 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर, ये भी अधिकारिता के बारे में बात कर रहा है कि स्थित स्थावर संपत्ति के लिए बात, जहां विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष किया ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संसित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। क्लियर बात हो गई? इसका मतलब कि अगर ये बोल रहा है कि भैया भीतर स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में, मतलब सीधी सीधी बात, दोष के लिए बोल रहा है और अनुतोष के लिए, मतलब दोष के लिए आपका प्रतिकर के लिए अगर सूट लाना है और आपको कोई रिलीफ चाहिए है, क्या चाहिए भैया? आपको रिलीफ चाहिए है और दूसरा आपको क्या चाहिए है? कंपनसेशन चाहिए है। रिलीफ और कंपनसेशन के लिए अगर स्थावर संपत्ति और वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है, बहुत सारे कोर्ट के काय में आती है भैया? जुरिडिक्शन में आती है। तो ये बोल रहा है कि अगर वो ऐसी तो किसी भी कोर्ट में लिखा है ना एनी, तो किसी भी न्यायालय में संसित किया जा सकेगा। मान के चलो यहाँ पे लगा दिया, विजयनगर पे लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया? विजयनगर वाली कोर्ट में लगा दिया, अधिकारिता में था कि उसका अगर कोई भाग भी स्थित है तो ये भी उसको क्या कर सकता है? सुन सकता है। क्लियर बात है? क्योंकि ये फॉर दी पर्पस क्या है? आपका रिलीफ चाहिए और आपको कंपनसेशन भी चाहिए, मतलब सीधी सीधी बात, आपने सूट लगाया तो रिलीफ और कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ाओ। 18 अब ये बोल रहा अनसर्टेन है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब अनसर्टेन है कि किसकी जुरिडिक्शन में
आ रही है, ये अनसर्टेन 18 ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि यह अभिकथित है कि अभिनिश्चित है कि वादग्रस्त स्थावर संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसके क्षेत्राधिकार स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, यह भैया अनसर्टेन है। तो उस संपत्ति के संबंध में कोई वाद ग्रहण करके या उसका निपटारा कर सकेगा और उसकी डिक्री का वही प्रभाव रखेगी। मानो कि संपत्ति, आगे बढ़ाइए, उसी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर स्थित हो, बशर्ते एक कंडीशन है कि वह वाद के रूप में या मूल्य में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होनी चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहा है अगर अनसर्टेन है आपकी प्रॉपर्टी के किस कोर्ट की जुरिडिक्शन में जाना है, तो ये बोल रहे हैं कि कहीं भी चले जाओ, लेकिन एक शर्त ये है कि आप उस कोर्ट में नहीं जा सकते जहां पे उसकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं है। मान के चलो 25 लाख की प्रॉपर्टी है, आप पहुंच गए 5 लाख वाले जुरिडिक्शन वाले में, तो ये भैया वहां पे अलाउ नहीं होगा। भले वो प्रॉपर्टी है उसकी जुरिडिक्शन में सिचुएटेड है, लेकिन पिक्यूनरी जुरिडिक्शन भी बहुत बड़े मायने रखती है, तो इसको समझना और इसको लिखना एज इट इज आपकी बेरेक्ट से। चलो 19 ये बोल रहा है शरीर या जंगम संपत्ति के लिए किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए, अब ये प्रतिकर के लिए बात कर रहा है, ये वो बात कर रहा है कि वाद या शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए यदि कोई दोष एक न्यायालय की अधिकारता के भीतर किया गया है किंतु प्रतिवादी किसी दूसरे न्यायालय की क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्राधिकार में निवास करता है या कारोबार करता है, लाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो ऐसे दोष के लिए वाद वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में संचित किया जाएगा। समझाने की जरूरत है क्या इसको? नहीं है भैया, ऐसा एज इट इज आपको डायरेक्ट लिखना है आप लोगों को भी। ये बोल रहा है अन्य प्रकार के वाद वहां संचित होते हैं जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा करते हैं। ये वाले बोल रहा है अन्य प्रकार के जितने भी वाद हैं जो आपके कंपनसेशन रिलीफ के अलावा जितने भी अगर वाद हैं वो वहां पे अगर लगाना है वहां संचित होते हैं जहां पे प्रतिवादी निवास करता है। इसका मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया क्या, एक तो जनरल प्रोविजन ये है कि आप सूट वहां लगाओगे जहां वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, पहला सूट वहां लगाओगे। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई अदर सूट लगाना है आपको प्रॉपर्टी से रिलेशन के अलावा, रेडम्पशन के रिलेशन के अलावा, पार्टीशन के रिलेशन के अलावा, आपको मॉर्गेज रिलेशन के अलावा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रिलेशन के अलावा अगर अदर सूट लगाना है तो ये बोल रहा है वहां लगेगा जहां की डिफेंडेंट क्या करता है भैया, रिसाइड करता है। वहां लगेगा जहां डिफेंडेंट क्या करता है, अरे रिसाइड निवास एक ही है, बिजनेस करता है, और डिफेंडेंट वहां लगेगा, वहां करेंगे जहां डिफेंडेंट क्या करता है, गेन करता है। क्लियर बात है ना? अब इसमें देखो क्या लिखा है, पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर वाद ऐसे न्यायालय में संचित किया जाएगा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। बिल्कुल जनरल चीज तो यही है। अब प्रतिवादी जहां एक से अधिक प्रतिवादी हो वहां प्रतिवादियों में से प्रत्येक वाद आरंभ के समय वास्तविकता के रूप में स्वेच्छा निवास करता था या लाभ के लिए स्वयं काम करता हो तो वहां लग जाएगा। मतलब अगर वो स्वेच्छा वहां पे निवास करता हो, लाभ के लिए स्वयं काम करता हो तो वहां भी लग जाएगा। हो सकता है रेसिडेंस इंदौर में है लेकिन लाभ कमाने के लिए वो भोपाल में एक कंपनी खोल लेता है और वहां पे तो कंपनी भैया भोपाल में भी लग जाएगा सूट, है ना। देन इसके आगे जहां एक से अधिक प्रतिवादी अगर हैं वहां प्रतिवादियों में से कोई वाद प्रारंभ के समय वास्तविक रूप से, जब मैंने सूट लगाया तब आप कहाँ रहते थे, इंदौर में रहते थे और स्वेच्छा पूर्वक निवास भी करते थे और कारोबार करता है या कारोबार करता हो, लाभ के लिए स्वयं काम करता हो, तो न्यायालय द्वारा अनुमति दे दी गई हो कि वे प्रतिवादी यथापूर्व रूप से निवास नहीं करते हैं, कारोबार नहीं करते हैं, लाभ के लिए स्वयं कार्य नहीं करते हैं, तो इस प्रकार संचित किए गए के लिए उपमत हो गए हैं, मतलब वहां पे उसको दे दिया जाएगा। देन इसके बाद वाद कारण समूह या अंशतः उत्पन्न हुआ है। तो ये तो था भैया पूरा आपका एज इट इज, मतलब 3 पेज आप लिख लोगे 8 नंबर के क्वेश्चन में। और अगर इसको शॉर्ट करना चाहोगे तो शॉर्ट भी आप कर सकते हो बड़े अच्छे से। अगर 4 नंबर में पूछा, कर नहीं पाओगे शॉर्ट, क्या कर लोगे, मेन मेन पोर्शन लिख के आ जाना, अपनी वेरेट की लैंग्वेज लिख के आ जाना, आपको बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। 2 नंबर में पूछा जाए कि किस कोड में है तो आप तो भैया एक काम करना, आप सेक्शन 15 लिख के आ जाना और 16 लिख के आ जाना कि वेयर द सिचुएट प्रॉपर्टी, तो बस वहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर। तो ये था आज का क्वेश्चन का आंसर। आप लोग और एक बार नोट्स तो अगर खोल दो कि उसमें कुछ मिल रहा है, केस लो वगैरह मिल रहा है तो वो भी आप लोग देख लें एक बार। 15 15 15 15 15।
ये है भैया, देखिए इसको जमाने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो था आपके समय बचाने के लिए, और आप ऐसा भी जमा सकते हैं अगर आपको समय है, तो ये भी बहुत बेस्ट है कि भैया धारा 15 आपका जो है ये बोलता है कि धारा 15 के अनुसार हर वाद निम्नतर श्रेणी के न्यायालय में संचित किया जाना चाहिए, और उसका विचारण करने के लिए जो व्यक्ति, जो कोर्ट क्या है, सक्षम है। ये बोल रहा है कितने तरीके के होते हैं, तो उन्होंने बता भी दिया भैया, कोर्ट इतने तरीके के होते हैं: उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। बस 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 बस, ये आपका केस है भैया, श्रीमती लीला पलानी वर्सेस जे आर मजूमदार का केस, बहुत आपने सुना होगा। ये केस आप लोग याद रख लेना, लीला पलानी वाला केस है जो, है ना, लिख के जरूर आना इसमें क्योंकि धारा 15 एक प्रक्रियात्मक विधि है, ये बताते हैं इसकी मंशा यह नहीं है कि उच्चतर श्रेणी के न्यायालय को वाद ग्रहण करने से वंचित कर दिया जाए, कि मतलब आप अगर डायरेक्ट डीजे कोर्ट के पास पहुंच गए तो ऐसा थोड़ी है कि आपको भगा दिया जाएगा या वंचित कर दें कि डीजे कोर्ट सुन ही नहीं सकती, पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा। नहीं, इसका ये मीनिंग ये नहीं है। ये बोलता है निम्न श्रेणी के न्यायालय में संचित किया जाना चाहिए था। अगर आप जिला कोर्ट भी आ गए हो तो धारा 14 और 13 के तहत अभिग्रहण करने की अधिकारता है, इसके माध्यम से घोषणा या आदेश की मांग की जाती है। क्लियर बात है, मना नहीं है भैया, आप बड़े वाले कोर्ट में भी जा सकते हो, है ना, लेकिन एक आदेश प्राप्त कर सकते हो और वहां से आप कोई ना कोई घोषणा प्राप्त कर सकते हो। देन आगे देखो 16, देखो कैसे था 16 भैया, जो का त्यों था, लेकिन आपको 1 2 3 नहीं लिखना है, आपको बेयरक्ट की लैंग्वेज में ABCDEF यही वाला चीज लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखना है। आगे बढ़ो। देन इसके बाद एक्सप्लेनेशन उसमें था कि भैया भारत में स्थित होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है भारत के बाहर, तो ये लिख सकते हो आप। आगे बढ़ो, हो गया ना। हाँ, तो ये जो आपका है जुरिडिक्शन वाला, और बाकी आपको बेयरक्ट की लैंग्वेज लिखनी है। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। मेंस आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके सीखते जाओ, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा है, धीरे धीरे सीखेंगे। बाकी हमारी बुकलेट भी बहुत आपको लगभग 1 महीने बाद, अगर जो भी मेंस देने के लिए इच्छुक हैं, जिनको रटना है एक प्रॉपर वे में एक आंसर कैसे होना चाहिए, तो आपको अपनी हमारी बुकलेट, ड्रीम जुडिशरी की बुकलेट भी आपको मिल जाएगी, जो कि ऑनलाइन आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो आप ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ पाएँ। और BNS का लेक्चर आपसे मंडे से स्टार्ट होगा, 10 तारीख मंडे को, है ना? संडे को तो नहीं पड़ रही है, मैंने टाइम देखा नहीं है। हाँ, अगर संडे को भी पड़ती है तो संडे को भी भैया क्लास 10 तारीख को ही रहेगी। जब भी पढ़े 10 तारीख आप लोग याद रखना, लाइव 5 बजे आपकी क्लास। संडे है ना? हमेशा मेरा काम संडे से ही शुरू होता है, मंडे हो या ट्यूसडे, हम पढ़ेंगे संडे। ठीक है, तो आप संडे को फ्री रहना बिल्कुल, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और बहुत नॉमिनल और पढ़ने में मज़ा आएगा। आज दूसरा लेक्चर BNS का आपको देखने मिलेगा, डेमो का, तो यूट्यूब पे देखने मिलेगा, और आपको शायद मेरे ऐप पे भी देखने मिल जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको 10 तारीख से लाइव क्लास मिल जाएगी। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।